जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के 42 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो दो पार्ट में होगी। आज पहली पार्ट बनेगी। पहले पार्ट में टोटल 21 प्रश्नों का मैं आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा 10 मिनट के अंदर। और दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरा बने हुए रहें, क्योंकि ये कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से। जी, बोला जा रहा है अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड। तो अनुवांशिक कूटों में कूटों की संख्या 64 होती है दोस्तों। कोडोन्स की ना संख्या 64 होती है। अगर आप डीएनए पढ़े होंगे ऐसे, और तो इसमें आप देखे होंगे कि जो कोडोन है इसकी संख्या 64 होती है दोस्तों। ये कोडोन्स यहाँ से गिना जाए तो टोटल 7 होते हैं, और 7 के बीच में कुछ नंबर में पाए जाते हैं, सब मिला के 64 होती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए तो आप मेरा अगला वीडियो आगे का रेफर कर सकते हैं। मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। जी दोस्तों, इसके लिए जो हार्मोन प्रेरित है वो है LH हार्मोन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसी का इंग्लिश में दिया हुआ है, ओव्यूलेशन इन फीमेल ह्यूमन इज इंड्यूस्ड बाय विच हार्मोन। तो ये LH हार्मोन से होता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। एम्ब्रियो सैक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये दोस्तों, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से, पराग नलिका से। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरजेनियम, मेगास्पोर, पॉलन ट्यूब। जी, इसका सही आंसर होगा मेगास्पोर से। ठीक है दोस्तों, भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में से गुरु बीजाणु से होती है, अर्थात मेगास्पोर से। आगे बढ़ते हैं। एड्स के लिए इनमें से कौन जांच उपयुक्त है। तो बताना चाहूँगा आपको, एड्स के लिए जो जांच होती है उसका नाम है एलिसा। ठीक है, तो एड्स के लिए एलिसा जांच उपयुक्त है। सीधा इसको ऐसे ही डायरेक्ट मार देना है दोस्तों। ठीक है, कोई ब्लॉट वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट मारना है, डायरेक्ट मारना है दोस्तों, एलिसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको याद कर लिए। 8 से एक क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। विच टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज्ड इन PCR टेक्नोलॉजी। तो इसमें पॉलीमरेज, हेलिकेज, टैग पॉलीमराइजेशन, कोर एंजाइम। तो इसमें टैग पॉलीमराइजेशन का यूज होता है। टैग पॉलीमराइजेशन का PCR तकनीक में यूज होता है। ठीक है, PCR तकनीक में टैग पॉलीमराइजेशन का यूज होता है। ऑप्शन होगा सी। DNA अंगुली छापी का आधार क्या है। जी, पूछ रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार, अनुक्रम में त्रुटि, अनुक्रमा बहुरूपता, DNA द्विगुण, इनमें से सभी। तो जी, अनुक्रम में बहुरूपता मतलब पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। ठीक है, अनुक्रम में बहुरूपता। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस DNA फिंगरप्रिंटिंग का यही बेसिस है, मतलब DNA अंगुली छापी का। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है। तो जी, ये बोलना चाहेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी से दूसरे पोषी में 10% स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये याद करने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। ठीक है, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर। तो उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से सभी। तो जी, बताना चाहूँगा कि जीवाणु और कवक, अगर अपघटक लिखा हुआ है तो आप इसे आँख मूंद कर अपघटक मारिएगा। ठीक है, जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। मिथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित करता है। जी, मिथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है, सॉरी, मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। तो मिथेनोजेंस इनमें से ऑक्सीजन उत्पादित नहीं करता। ऑक्सीजन मिथेनोजेंस उत्पादित नहीं, क्योंकि मिथेनोजेंस मीथेन उत्पादित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पादित करता है, सब चीज़ उत्पादित करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नाइट्रोजन फिक्सेसर कौन है। तो जी, आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन फिक्सेसर्स एनोवा तथा नॉनस्टॉक है। एनाबीना तथा नॉनस्टॉक। नाइट्रोजन फिक्सेसर एनाबीना तथा नॉनस्टॉक है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एनाबीना एंड नॉनस्टॉक। आगे बढ़ते हैं।
2n+1 एंड 2n+2 की स्थिति क्या कहलाती है? असुगुणता, परबहुगुणिता, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है परबहुगुणिता। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परबहुगुणिता, यानी कि एलोपोलाइपोडी। ठीक है, एलोपोलाइपोडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए पर पराबैंगनी क्रियाओं का के असर से क्या प्रभाव पड़ता है? पराबैंगनी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, देख लीजिए नीचे, पराबैंगनी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, मतलब डीएनए पर अल्ट्रा वायलेट रेज का क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है थायमीन डाइमर बनता है इससे। ठीक है दोस्तों, इससे थायमीन डाइमर बनता है। थायमीन डाइमर का आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आप अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहें तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगले वीडियो में। इस सब में जिसमें विस्तृत जानकारी चाहिए होता है वो मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा थायमीन डाइमर बनता है। डीएनए पराबैंगनी किरणों के असर से थायमीन डाइमर बनता है। अल्ट्रावायलेट रेज का असर से डीएनए पर थाइमर डाइमर बनता है, थायमीन डाइमर बनता है। ठीक है, मनुष्यों के लिंग निर्धारण का कारण कौन है? जी बता देता हूँ। मनुष्यों के लिंग निर्धारण का कारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र हैं, मतलब एक्स और वाई क्रोमोजोम दोनों हैं। ठीक है, एक्स और वाई जब दोनों रहता है तभी लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल का होता है XX और मेल का होता है XY। ठीक है, और जब ये दोनों का कॉपुलेशन होता है तो फिर यहाँ से दो चीज़ निकल सकता है। अगर XX निकल गया तो लड़की होगी, अगर XY निकल गया तो लड़का होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिस किस काल में पाए जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? ठीक है, फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिस इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड? तो बताना चाहूँगा कि ये जो पक्षी होते थे बहुत विशालकाय पक्षी होते थे और ये जुरासिक काल में पाए जाते थे। मतलब आर्कियोप्टेरिस जुरासिक काल में पाए जाने वाला पक्षी है। जुरासिक पार्क से, जुरासिक काल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी, वो डायनासोर की मूवी होती है और उसी के दरमियान ये पक्षी पाए जाते थे जिनका नाम था आर्कियोप्टेरिस। ये बहुत विशालकाय पक्षी आप देख सकते हैं। जंतु तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन सी है? जी बताना चाहूँगा आपको, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजिक कड़ी जो है वो है यूग्लिना। ठीक है, इसको याद कर लो आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजिक कड़ी यूग्लिना है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज यूग्लिना। ठीक है, विच वन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजिक कड़ी है। आगे बढ़ते हैं। जेनुमिल्स किसकी विशेषता है? तो जी बताना चाहूँगा कि अगर जेनुमिल्स का स्पेशलाइजेशन पूछे तो जेनुमिल्स जो है सो स्पॉन्जेस की विशेषता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो है सो वो होता है आपको असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जेनुमिल्स का मतलब स्पॉन्जेस का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो टोटली असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो जेनुमिल्स स्पंज की विशेषता है, इसे आप याद कर सकते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा बनना, मतलब पौधे का बीज आप कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि मतलब जल स्रोत से क्या होगा, तो इसके लिए है आपको बायरोफाइट्स। बायरोफाइट्स इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन थ्रू वाटर मीडियम। मतलब पौधों के निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। किन पौधों के निषेचन के लिए? तो बायोफाइट्स के लिए। बायोफाइट्स पौधे के लिए जल माध्यम निषेचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोफाइट्स इज नेसेसरी फॉर बायोफाइट्स प्लांट्स आर वाटर फर्टिलाइज्ड प्लांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है? जी इसमें एकदम मध चक्र अगर आ गया किस मादा जंतु में नहीं होता है तो आप डायरेक्ट आंख मूंद करके मनुष्य बनाइएगा। ठीक है, इस चीज़ में आपको डायरेक्ट मनुष्य मारना है। ऑस्ट्रस साइकिल मनुष्य में नहीं होता है। ठीक है, मध चक्र मनुष्य में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो राइबोसोम्स जो है सो वो है अंडाणु के कुछ, राइबोसोम संरचना अंडाणु के कोशिका द्रव में नहीं होती है। ठीक है, राइबोसोम संरचना अंडाणु के कोशिका द्रव में नहीं होती है। राइबोसोम आर ऑर्गेनेल विच आर नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साइटोप्लाज्म ऑफ ओवन में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, कौन सा ऑर्गेनिल, तो वो आप राइबोसोम मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेपोनमा पैलिडम किस बीमारी के रोगजनक हैं? तो जो ये सिफिलिस के रोगजनक हैं, सिफिलिस एक एसटीडी बीमारी है। ट्रेपोनमा पैलिडम इज अ कॉज ऑर्गेनिज्म विच डिजीज, सिफिलिस मारिएगा इसमें। और ये एक सिफिलिस एक एसटीडी होता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको कहा जाता है। एसटीडी बूथ नहीं, एसटीडी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जो कि सेक्स से होता है, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। और ये जो है सो बहुत घातक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टी-साई-सी लूप निम्नलिखित किस आरएनए में पाया जाता है? ठीक है, टी-साई-सी लूप इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएनए में, एमआरएनए में, टीआरएनए में या ऑल ऑफ दिस में। तो ये एमआरएनए में पाया जाता है। ठीक है, संवेद साहक आरएनए में, संवेद संवाहक आरएनए में, एमआरएनए में। ठीक है, टीसी लूप जो है सो एमआरएनए में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टीसी लूप अगर आया तो एमआरएनए मारिएगा, संवेद साहक वाहक आरएनए। ठीक है, कोई दूसरा आरएनए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी तुरंत कर दो, क्योंकि हम इसी तरह का आगे वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और उसी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। और नोट्स के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो और जाके नोट्स आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वो नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।